नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं देश की बात। अमेठी यानी कांग्रेस का अभेद्य किला। राहुल गांधी ने 2014 तक चारों तरफ से सुरक्षित माने जाने वाले अपने किले से 2019 के रण के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन राजनीतिक समीकरण और माहौल 2014 वाले नहीं हैं। इस बार राहुल के सामने चुनौती बड़ी है और दांव पर पूरी पार्टी की साख है। बीजेपी चुटकी ले रही है कि राहुल अमेठी के डर से वायनाड भाग गए हैं, तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। इस बीच अमेठी की जनता सब कुछ देख रही है। जिस अमेठी का प्रतिनिधित्व कभी राजीव गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, क्या कोई सोच सकता था कि वो सीट राहुल गांधी की सेकंड चॉइस हो जाएगी, यानी पहली पसंद ना होकर दूसरी पसंद बन जाएगी। राहुल को अमेठी के अलावा एक सुरक्षित सीट भी खोजनी पड़ेगी, क्या ये किसी ने सोचा था? जाहिर है राहुल के इस फैसले के कई राजनीतिक मायने हैं। आज देश की बात में बात होगी राहुल के अमेठी नामांकन की, राहुल के सामने अमेठी की चुनौतियों की, और चर्चा करेंगे स्मृति ईरानी की राहुल के सामने दावेदारी की। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौटेंगे तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है और करेंगे देश की बात। अमेठी की सड़कों पर कांग्रेसी झंडे और नारे यूं तो हर चुनाव से पहले इसी तरह बुलंद होते हैं, लेकिन इस बार इन नारों के शोर में कई चुनौतियां दबी हुई हैं। ये वो चुनौतियां हैं जो अमेठी में कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ले आई हैं। अमेठी में राहुल के रोड शो में मां सोनिया थी, बहन प्रियंका थी, तो साथ में जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी। रोड शो गौरीगंज से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। कलेक्ट्रेट में नामांकन की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर रहे राहुल के इर्द गिर्द परिवार की मौजूदगी बता रही थी कि अमेठी की लड़ाई में पूरा परिवार साथ है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कलेक्ट्रेट से बाहर निकलते ही राहुल ने राफेल सौदे के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया कि राफेल मामले में कोर्ट ने भ्रष्टाचार आखिर माना है। उधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के तेवरों से साफ है कि वो अमेठी में राहुल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वायनाड से नामांकन दाखिल करके राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं। 5 साल न सिर्फ वो यहाँ से गायब रहे, बल्कि 15 साल तक अमेठी ने उनकी एब्सेंटी एमपी होने का दुख झेला है और 5 साल अमेठी वनवास नहीं झेलना चाहती। दरअसल स्मृति ईरानी तब से ही राहुल पर हमलावर हैं, जब से राहुल ने अमेठी के अलावा वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। स्मृति का आरोप है कि राहुल अमेठी का मैदान छोड़कर वायनाड चले गए, जिससे यह साफ है कि अमेठी में राहुल की हार हो रही है। वैसे 2009 के मुकाबले 2014 में राहुल को मिले वोटों पर नजर दौड़ाएं तो स्मृति के आने के बाद से अमेठी की राह राहुल के लिए आसान बिल्कुल नहीं लगती। साल 2004 में राहुल गांधी 2,90,853 वोटों से जीते थे। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 3,70,198 वोट से जीत मिली, जबकि 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले और स्मृति ईरानी 3,07,48 वोट मिले, यानी जीत का अंतर महज 1,07,903 रह गया। 2014 में अमेठी से स्मृति की हार जरूर हुई, लेकिन वो तब से ही इलाके में सक्रिय होकर लगातार राहुल पर हमलावर हैं। सियासी हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि स्मृति की बढ़ती चुनौती को मानते हुए ही राहुल ने दक्षिण की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अमेठी से पहले वायनाड से नामांकन पर्चा भर के राहुल ने अपने सियासी दुश्मनों को बातें बनाने का मौका वैसे ही दे दिया है। वैसे राहुल के लिए चुनौती वायनाड में कम नहीं है और राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने से लेफ्ट नाराज है। लेफ्ट ने साफ कहा है कि वायनाड में राहुल की हार सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राहुल के लिए अमेठी का रण पहले से काफी मुश्किल हो चुका है? क्या राहुल ने वाकई अमेठी से बाद में पर्चा दाखिल कर अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं? अमेठी के अलावा क्या वायनाड राहुल के लिए सच में सुरक्षित साबित होगा? कुछ ऐसे ही मुद्दे आज देश की बात में। तो मुद्दे कई हैं, सवाल कई, और इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। सबसे पहले परिचय आपका अपने मेहमानों से करा दें। आज देश की बात में जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं। राजनीति के साथ ही आर्थिक मामलों पर भी गहरी पकड़ आप रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विकास गुप्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं और लेखक भी हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और
हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के और पेशे से आई सर्जन भी हैं जाने माने। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है प्रोफेसर दिनेश पाशने, जो कि नेता हैं सीपीआई के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सीपीआई के नेशनल काउंसिल के सदस्य भी हैं। प्रोफेसर दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अंकुश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, कई बड़े मीडिया संस्थानों में संपादकीय पद भी संभाल चुके हैं। अंकुश श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार भाटी भी जुड़ेंगे, उनका हम इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि जो महागठबंधन है यूपी में, उसकी क्या राय है, क्या रुख है राहुल गांधी के नामांकन पर। लेकिन सबसे पहले रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। रैपिड फायर राउंड में हम 3 सवाल पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से, और इन तीनों सवालों का जवाब आपको हाँ या ना में देना होता है, और चाहें तो आप नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन फिर विश्लेषण उस तरह से नहीं होगा, तो कोशिश कीजिए कि हाँ या ना में ही आपका जवाब रहे। शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। क्या वायनाड जाने से अमेठी की जनता राहुल से नाराज होगी? यह है पहला सवाल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हाँ या ना? हाँ। ऑलराइट। विकास गुप्ता जी? नहीं। डॉक्टर सुनील सिंह? हाँ। प्रोफेसर दिनेश? हाँ, बिल्कुल हो सकती है नाराज। ओके। अंकुश श्रीवास्तव जी? हाँ। यस। ये था हमारा पहला सवाल, और अब बारी है रैपिड फायर राउंड के दूसरे सवाल की। अमेठी में स्मृति ईरानी की सक्रियता से राहुल की चुनौती बढ़ गई है क्या? गोपाल कृष्ण अग्रवाल? बिल्कुल बढ़ गई है, इसीलिए वो भाग रहे हैं। ओके। विकास गुप्ता? नहीं। ओके। डॉक्टर सुनील सिंह? जी हाँ। प्रोफेसर दिनेश? नो कमेंट। नो कमेंट्स। अंकुश श्रीवास्तव जी? वायनाड जाने के पीछे कारण ही एक यही है। हाँ। ठीक है सर। और अब आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड का, फटाफट पूछ लेते हैं। अमेठी में एसपी बीएसपी का समर्थन क्या राहुल के लिए संजीवनी बनेगा? गोपाल कृष्ण अग्रवाल? नहीं, वो पूरा गठबंधन ही ढकोसला है। ओके। विकास गुप्ता? नहीं, राहुल अपनी वजह से ही जीतेंगे। संजीवनी नहीं बनेगा आप ये कह रहे हैं, ठीक है। नो में आपका जवाब। राजकुमार भाटी अभी हमारे साथ है नहीं। डॉक्टर सुनील? नहीं। नहीं। प्रोफेसर दिनेश? नो कमेंट। नो कमेंट्स। अकू जी? हाँ, गठबंधन अगर होता और ठीक से होता तब तो बात थी, लेकिन इस समय तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे संजीवनी बनने के, तो नहीं। नहीं। चलिए, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। हमारे पास हमारे पैनलिस्ट की प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन अब बारी है आज के कड़क सवाल की। आज का कड़क सवाल हम अपने व्यूअर से पूछ रहे हैं, क्या राहुल के लिए अमेठी में चुनाव जीतना आसान होगा? कड़क सवाल है, लेकिन उतना ही सिंपल भी है। क्या राहुल के लिए अमेठी में चुनाव जीतना आसान होगा? इसका हाँ या ना में आपको जवाब देना है, और इसके लिए आपको क्या करना है? अगर फेसबुक यूज करते हैं तो @ZBusiness ऑनलाइन पर जाएं। ट्विटर अगर यूज करते हैं तो @ZBusiness हमारा ट्विटर हैंडल है, वहां पर जाएं। हाँ या ना में अपना जवाब दें। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी उन्हें हम शामिल करेंगे अपने शो के आखिर में, और कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो उस पर जरूर विश्लेषण भी करेंगे। चलिए, और अब बारी चर्चा की, और चर्चा से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश कर दूं। इस बीच राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे सामने वो यूपी में जो महागठबंधन है उसका पक्ष रखेंगे। और औपचारिकता के लिए मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर दूं, सहमतियां असहमतियां जरूर आपकी होंगी, लेकिन बिलो द बेल्ट अटैक ना करें, पर्सनल कमेंट्स ना करें, बचें, और एक सार्थक बहस हो, एक सार्थक बहस की दिशा में हम लोग जाएं तो देश की बात सफल होगी। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और अंकुश श्रीवास्तव मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज हमने जो अमेठी में जो चुनावी तस्वीर देखी उसके कई आयाम, कई विश्लेषण निकल रहे हैं। पहला ये कि जिस ट्रक पर राहुल गांधी सवार थे उस ट्रक पर वाड्रा परिवार की मौजूदगी, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं,
उनका ना होना उस मंच पर, उस ट्रक पर, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं, क्या वो चुनौतियां कांग्रेस के समर्थन में जो नारे लगे, उन नारों की गूंज में कहीं सुनाई दी आज आपको? देखिए, जैसा कि माना जा रहा था जब राहुल वहाँ से अमेठी से नामांकन करेंगे तो ये भव्य शो होगा, और वो शो करने की पूरी कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है उस शो में कि बहन भाई में कोई जो जैसी लोग बताते हैं वो उस तरीके की कोई दुराव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वहाँ जब जीजा रॉबर्ट वाड्रा हैं तो उनके ऊपर उन्होंने तो सोचा था कि उससे एक कॉम्पैक्ट तस्वीर आएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जिस तरीके से आरोप हैं, जिस तरीके की उनकी छवि बन गई है और जिस तरीके के खास तौर से हथियारों के जो लोग हैं उनके साथ वो शामिल रहते हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ा बवाल होना है और आने वाले दिनों में उसकी लगातार गूंज भी आपको दिखेगी। लेकिन एक पिक्चर और दिख रही है यहाँ पर, राहुल गांधी के भांजे और भांजी भी थे, तो लोग मजाक में भी कहने लगे हैं कि देखिए ये भावी पीढ़ी भी आ गई सांसदों की, एक 4-5 पीढ़ियां इस परिवार की आ चुकी हैं, अब वो आगे वाली भी पीढ़ी आने गई। लेकिन उससे गंभीर सवाल जो है वो ये है कि राहुल क्या इस तरीके के शो को आखिरी दम तक ले जा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने पूरे दौर में पिछले 5 साल के दौरान एक विपक्ष के नेता की तरीके से, एक हारे हुए नेता की तरीके से प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो जीते हुए एक नेता थे, 3 बार से लगातार जीते, 4थी बार लड़ने जा रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि राहुल गांधी ने पूरे संसदीय सत्र के दौरान 1,40,000 सवाल हुए, एक सवाल नहीं पूछा। विपक्ष में थे, काम नहीं करा सकते थे जनता का, तो कम से कम 2-4 सवाल तो पूछ सकते थे अमेठी को लेकर के। राहुल गांधी विपक्ष में है, विपक्ष के बड़े चेहरा विकास गुप्ता, विपक्ष के बड़े नेता और सबसे बड़ा चेहरा, और वो एक भी सवाल नहीं पूछते हैं। बिल्कुल सही बात अकुश श्रीवास्तव ने उठाई, और स्मृति ईरानी सवाल दर सवाल उठाती रही हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। उसके आंकड़े भी अगर आपके सामने रखें, स्मृति ईरानी 20-21 बार गई है, 17 बार राहुल गए हैं, उसमें भी वो आगे गई हैं। बिल्कुल, मेरे पास जो आंकड़ा वो कहता है कि 35-36 बार गई हैं, जो बीजेपी दावे कर रही है कि स्मृति ईरानी 35-36 बार वहां का सांसद ना होने के बावजूद इलाके में गई हैं। राहुल गांधी सवाल नहीं उठाते, राहुल गांधी इलाके का दौरा नहीं करते, तो फिर किस दम पर विकास हम ये कहें कि राहुल के लिए चुनौतियां नहीं है? आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बिल्कुल नहीं है स्मृति ईरानी। देखिए, राहुल गांधी अवश्य अमेठी को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता भी हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और जहां तक बात आ रही है यूपी की कि वो पिछले बार 1,07,000 वोटों से जीते, आप दीपक जी ये बात को ध्यान रखिए कि पिछली बारी 2014 में एक मोदी की लहर थी जिसके तहत 73 सीटें जीत पाए। आपके पोलस्टर्स अलग, भिन्न पोलस्टर्स आ रहे हैं जिसमें यूपी में 73 से घट करके कुछ तो पोलस्टर्स इनको 29 दिखाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 42 सीटें दिखाते हैं। तो आप इस बात को समझिए सर, इतना सुरक्षित माहौल है तो फिर राहुल गांधी को वायनाड क्यों जाना पड़ा? सर, सवाल तो यही है ना। एक देखिए, वायनाड मैं आपको समझाता हूं कि वो वायनाड क्यों गए हैं। कि भाजपा ने पिछले 60 सालों में काफी कोशिश करी कि साउथ में इनरोड करें, लेकिन कर्नाटका में जहां उनकी स्थिति मजबूत है, वो तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इनरोड करके आपके पोस्टर्स के हिसाब से एक भी सीट नहीं जीत पाए, जबकि उनके पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने सैकड़ों रैलियां और जनसभाएं साउथ में करी हैं। तो अगर आज साउथ में यूपीए को और अन्य दलों को जो यूपीए के साथ मिलकर के या बाद में मिल सकते हैं, उनकी भारी जीत हो रही है। इसलिए जिस तरह से प्रायोरिटी क्या है उनकी? अच्छा, आज प्रायोरिटी स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया है प्राथमिकता पर, वायनाड से नामांकन पहले करते हैं, अमेठी में आते हैं, आप प्रायोरिटी बता दीजिए उनकी प्रायोरिटी क्या है? राहुल गांधी की प्रायोरिटी वायनाड सीट है जिसमें आप कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण का समागम, एकता की बात आप कह रहे हैं, या प्रायोरिटी अमेठी है जहां पर परिवार की साख-दांव पर है, वहां भी छोड़ना नहीं? दीपक जी पहले नॉमिनेशन और बाद का नॉमिनेशन तब सवाल होता है कि जब पोल की डेट अनाउंस की जाती है। अगर अमेठी की डेट बाद में है तो उसका नामांकन भी बाद में होगा। तो इसलिए पहले किसमें नामांकन भरा या किसमें बाद में भरा, आप कृपया उसमें ना जाइए। वो तो पोल की डेट्स के हिसाब से नामांकन की डेट्स आती हैं।
दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि भाजपा जिस तरह से साउथ में कुछ भी इनरोड्स नहीं कर पाई, आज कांग्रेस को या यूपीए को अगर ये लगता है कि साउथ में राहुल गांधी के लड़ने से और ज्यादा उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है, ठीक है, तो ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ओके, आऊंगा विकास आपके पास, लड़ना है, ठीक है, ये भाजपा का ऑफिस। ऑलराइट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 2014 में तो हमने देखा मोदी लहर कही जा रही थी, सुनामी कभी कहा गया, कभी लहर कहा गया। उस दौरान अगर स्मृति ईरानी अपनी सीट नहीं निकाल पाई, वोट मार्जिन भले ही बहुत बिल्कुल कम हो गया, लेकिन सीट नहीं निकाल पाई। इस बार तो उस लहर के कोई चर्चे भी नहीं है और ना दिखाई भी दे रही है। फिर इस बार आप किस दम पर कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है? देखिए, केवल हम ही नहीं कह रहे, कांग्रेस खुद ही अपने कर्मों से, अपने कार्यकलापों से बता रही है ये बात। पहली बात कि अगर उनकी कंटिन्यूसली वोट शेयर पिछली बार बहुत बुरी तरह से गिरा था, और उसके बाद ये जो सत्ता में कांग्रेस में जो लीडरशिप है उनके पास, वह घर में ऐश आराम करने के अलावा, विदेशों में घूमने के अलावा, वो जनता की चिंताओं को, समस्याओं को न सुनने की उनमें इच्छा है, इच्छा शक्ति है, न उनमें उतनी पेशेंस है। वह तो अभी इलेक्शन के लिए यहाँ रहेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद घूमने चले जाएंगे, कभी इटली चले जाएंगे, कभी पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए, फिर आएंगे जब इलेक्शन आएगा, छुट्टी मना के घूम फिर के वो आएंगे। आज भी जिस तरह से वो अमेठी में जो विजुअल्स थे वो स्पष्ट दिख रहा था कि एक परिवारवाद से ऊपर वो किसी का सोचते नहीं। अब वहां पे संजय सिंह वगैरह जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के सो कॉल्ड लीडर्स यूपी के गेट से अंदर नहीं घुस पाए, और इन लोगों को इतनी चिंता नहीं है, तो वह एक परिवार के अलावा एक गाड़ी में बैठ गए परिवार वाले, वहां चले गए, वोट अपना नॉमिनेशन भर दिया। अब जनता की कोई चिंता नहीं है, जनता जिताए ना जिताए, वो तो बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून है। तो वह उनके कारनामे पूरी तरह से जनता नकार चुकी है, 44 पे आ गए। पिछली बार उन लोगों का इतना जबरदस्त मूवमेंट था वहां पे, तो भी इतने सालों का वो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए थे। तो अब इस बार भी उन्होंने उतना ही विश्वास रखना चाहिए। अगर हवा नहीं है, वो कोई कह रहा है कि मोदी वेव नहीं है, ये तो बिल्कुल बात नहीं है। आज की डेट में हमारे हिसाब से मोदी जी की सरकार पिछली बार से ज्यादा मजबूती से बन के आएगी। और जहां जिन प्रदेशों में केरला, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे साउथ इंडिया के कई क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का बहुत बड़ा, ठीक है, ऑलराइट, राजकुमार भाटी को, ठीक है अग्रवाल जी, आऊंगा आपके पास। लोगों ने बहुत इनरोड्स, राजकुमार भाटी, महागठबंधन यूपी में किस तरह से देख रहा है राहुल गांधी के नामांकन को? और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो लगातार दावे कर रही है कि हम साहब दोनों सीटें निकालेंगे, और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, प्रियंका गांधी के आने से पार्टी जोश से लबरेज है। किस तरह से आज समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन ने, महागठबंधन जिसे आपने नाम दिया, वो देख रही है राहुल गांधी के नामांकन को? देखिए, अमेठी और रायबरेली सीट पर महागठबंधन का समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशियों को है। अमेठी में राहुल गांधी को हमारा समर्थन है। और विकास गुप्ता जी ने जो बात कही उसको समझने की जरूरत है कि जब 2014 में जो लहर थी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की, उस लहर में भी राहुल गांधी 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे, और उस समय बीएसपी का समर्थन उन्हें नहीं था, गठबंधन नहीं था। समाजवादी पार्टी ने जरूर उनके लिए सीट छोड़ी थी, लेकिन बीएसपी का प्रत्याशी लड़ा था। तो अब इस चुनाव में अगर ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो हर कोई ये जानता है कि जो लहर 2014 में थी वो 2019 में नहीं है, बल्कि विरोधी लहर है। इस सरकार से लोग निजात पाना चाहते हैं। वो तो हम कह रहे हैं सर, वो तो हम कह रहे हैं, हमने चर्चा की, चर्चा में गोपाल कृष्ण अग्रवाल से हमने कहा कि 2014 की विरोधी लहर में और गठबंधन का समर्थन। लेकिन सवाल ये है कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से वहां पे सक्रियता दिखाई है, भाटी जी, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से वहां पर सक्रियता दिखाई है, सवाल ये है कि क्या स्मृति ईरानी की चुनौती को नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? और अगर नजरअंदाज किया जा सकता है तो फिर क्यों राहुल गांधी वायनाड गए? ये सवाल बीजेपी उठा रही है। देखिए, स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, देश पर शासन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक भी है, उसके कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर स्मृति ईरानी जी को वोट मिल गए वो अलग बात है, लेकिन स्मृति ईरानी जी की छवि कोई वोट खींचू या जन नेता की नहीं है कि वो कोई जन नेता है, कोई आंदोलन से उभरी हुई नेता है, और न वो आज तक कोई चुनाव जीत पाई हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है वो 3 चुनाव लड़ी हैं और तीनों चुनाव वो हारी हैं।
तो उनकी छवि कोई जननेता की छवि नहीं है। राहुल गांधी अवश्य अगर बिना कांग्रेस भी लड़े तो अपने दम पर वोट ले सकते हैं। जीतना हारने की तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन स्मृति ईरानी अगर भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ें तो जमानत नहीं बचा पाएंगी। गिनने लायक वोट उंगलियों पे, डॉक्टर सुनील सिंह आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? स्मृति ईरानी का व्यक्तिगत वोट बैंक गिनना वो मैं समझता हूँ एक समझदारी का काम नहीं होगा। ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे डॉक्टर सुनील सिंह? दीपक जी, जिस लोकतंत्र में कोई व्यक्ति कहां से चुनाव लड़े ये उसका प्रेरोगेटिव है। राहुल गांधी जी कहीं से चुनाव लड़े, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि अमेठी के छोड़ करके वायनाड जाने पर उनका जो अमेठी में, चूंकि उनकी परंपरागत और पारिवारिक सीट है, तो अमेठी की जनता उन्हें एक मानती है कि उनको एक विश्वास की कमी हो गई, उनको एक भगोड़ापन, और उनके साथ अमेठी की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। तो ये तो अमेठी की जनता के साथ जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है राहुल गांधी जी में, और कहीं ना कहीं उनका वो एक भगोड़ापन है, जो कि अमेठी की जनता इस बात का बदला लेगी चुनाव में। और इसके में आप देखिए स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी जैसा कि आप सबने कहा एक स्वर में कि हारने के बावजूद भी स्मृति ईरानी पिछले 5 वर्षों में अपनी अमेठी को, क्षेत्र को पूरी तरह नर्चर की, बराबर वहां गई, लोगों के दुख दर्द में रही। तो हमें लगता है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को इस बार अपनाएगी और राहुल गांधी जी को, उनको तजने के लिए, अमेठी को छोड़ने के लिए, अमेठी को धोखा देने के लिए सजा देगी। ठीक, प्रोफेसर दिनेश, वायनाड में तो आप लोगों ने कमर कसी हुई कि राहुल गांधी आए तो सही, उनको आप सबक सिखाएंगे, और ऐलान भी किया आपने कि पूरी शिद्दत से आप राहुल गांधी को हराने के लिए काम करेंगे। लेकिन अमेठी में क्या सर? अमेठी पर आपकी पार्टी का और लेफ्ट का क्या स्टैंड है? देखिए, अमेठी में हमारा सीपीआई का कोई कैंडिडेट नहीं है, ना लेफ्ट पार्टी का वहाँ कैंडिडेट है, जबकि सीपीआई के वहाँ पे लोग हैं। वो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी और स्टेट कमेटी ने, हमारी पार्टी की एक लाइन है कि जहाँ पे बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको मदद की जाए और बीजेपी को हराया जाए। वहाँ पे हम वो लाइन लेंगे। जहाँ तक वायनाड की बात है, कॉमरेड पीपी सुनील हर हालत में जीतेंगे। कंफ्यूजन में क्यों रहती है सर लेफ्ट पार्टीज? ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों हैं सर? एक स्टेट में अलग, दूसरे स्टेट में अलग। खुलकर आइए ना सर, दीपक जी एक बार बताइए, आपकी दीपक जी एक बार बताइए, क्या पूरे देश की सांस्कृतिक प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति एक है? नहीं है ना। बीजेपी के अलायंस पूरे देश में एक जैसे, लेकिन आपके आरोप तो एक है ना कि बीजेपी सांप्रदायिक है। पूरा देश जब बीजेपी सांप्रदायिक है तो फिर कांग्रेस भी तो वायनाड में सांप्रदायिक है। वहां पर भी आपने आरोप लगाया, आपने बोला कि कांग्रेस वायनाड में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है, फंडामेंटलिस्ट ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। बीजेपी भी फंडामेंटलिस्ट ताकतों के साथ सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। तो फिर अमेठी में बोल दीजिए ना कि हम विरोध करेंगे कांग्रेस का, अमेठी में भी हराने की कोशिश करेंगे। बात सुन लीजिए, दीपक जी पहली बात तो एक बात सुन लीजिए, अमेठी में या पूरे देश में जहां हमारी सीधी लाइन है, जहां पे वामपंथी उम्मीदवार या सीपीआई के उम्मीदवार नहीं है, वहां पे हम अपनी कार्डर को और अपने सपोर्टर्स को और अपने सपोर्ट बेस को कहेंगे कि वो वोट बीजेपी को हराने को दे, क्योंकि सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा खतरा है। फांसीवादी प्रवृत्तियां इस देश में बीजेपी और आरएसएस की, सर मैं वही तो कह रहा हूं, आप ही तो कांग्रेस को फंडामेंटलिस्ट सांप्रदायिक कह रहे हैं वायनाड में सर। फिर वो कांग्रेस वायनाड में अलग है, वो कांग्रेस देश के दूसरे हिस्सों में अलग है। स्टैंड लिया है वहां, वो भुगतेंगे उसका। केरल की जनता वहां कांग्रेस को जवाब देगी, वो भुगतेंगे उसका। वहां विकास गुप्ता, वो उसका भुगतेंगे वहां। विकास गुप्ता, लेफ्ट पार्टीज आपको वायनाड में सांप्रदायिक बताती है, राहुल गांधी को सांप्रदायिक बताती हैं, और दूसरे स्टेट में कहती है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये कंफ्यूजन क्या आपको समझ में आता है? क्या कांग्रेस को समझ में आता है? नहीं, राहुल गांधी को मैंने सांप्रदायिक नहीं कहा दीपक जी। राहुल गांधी का सबरीमाला पे स्टैंड अलग था, जो कांग्रेस की केरल कमेटी है उसका, केरल कांग्रेस कमेटी का अलग था। राहुल गांधी का स्टैंड अलग था और केरल कांग्रेस कमेटी का स्टैंड अलग था वहां पे। सर यही जो इन्हीं बातों में तो जनता कंफ्यूज हो जाती है सर। केरल विकास गुप्ता, कांग्रेस कमेटी सांप्रदायिक नजरिया। विकास गुप्ता, ओके विकास गुप्ता, ये कंफ्यूजन आपको समझ में आ रहा है? 370 पे कंफ्यूज करती है, राम मंदिर पे कंफ्यूज करती है, माइनॉरिटी अपीजमेंट पे कंफ्यूज करती है। विकास, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कभी वो मंदिर चले जाते हैं, जनेऊ जारी हो जाते हैं, कभी तब आपने ना 35 की बात की ना 370 की बात की। गोपाल अग्रवाल जी, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में राम माधव ने साइन किए हैं उस पे। विकास गुप्ता को रिस्पॉन्ड करने देते हैं। धर्म आधारित विकास गुप्ता, राजनीति इसी को कहते हैं कि कभी आप
कभी शिव भक्त बन जाते हैं, कभी जदेवधारी बन जाते हैं। अग्रवाल जी आऊंगा आपके पास, अग्रवाल जी आऊंगा। विकास स्कल टोपी लगा लेते हैं, तो धर्म की राजनीति से ओके विकास जी, ठीक है अग्रवाल जी आऊंगा आपके पास। विकास आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज स्टार्ट, अदरवाइज मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ दीपक जी, अगर राम मंदिर की बात करें, जो 2014 में राम मंदिर के नैरेटिव पे आए थे, उन्होंने नहीं, राम मंदिर पे बाद में बात करेंगे। अभी देश में अभी प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय ने कहा है कि वायनाड में सांप्रदायिक ताकतों, कांग्रेस सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है और अमेठी में कांग्रेस सांप्रदायिक नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, कंफ्यूजन आपको क्या समझ में आता है? मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी इन आरोपों से, वायनाड के आरोपों से और अमेठी के सपोर्ट से संतुष्ट है? देखिए दीपक जी, जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जहां पे रीजनल पार्टियां सक्रिय हैं, वहां पर एक अलग तौर की राजनीति करी जा रही है। और आज देश में जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या भाजपा को वापस आने देना चाहते हैं विपक्षी दल या नहीं, वो अहम मुद्दा है इस इलेक्शन की लड़ाई में। और 2014 का जो संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था भाजपा का, क्या भाजपा उस पर पूरी उतर पाई है? क्योंकि अगर आप आज का घोषणा पत्र देखेंगे तो जितने घोषणाएं 2014 की थी वो तो या तो लास्ट में पहुंच गई या घोषणा पत्र में से गायब है, और नेशनलिज्म टॉप ऑफ द एजेंडा बना दिया है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, हमने सारी चीजें जो हमारे 2014 में हमने अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही थी, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि हम फ्रेजाइल 5 में थे, आज 2019 में विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, 3% से नीचे है, फिस्कल डेफिसिट 3.5 से नीचे है, और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 से ऊपर है। विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, करप्शन, भ्रष्टाचार को हम खत्म करने में सक्षम हुए हैं। आर्थिक विकास जो बदलाव है, रिफॉर्म्स है, उसमें जीएसटी जैसे एनपीए जैसे प्रॉब्लम्स को हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, सोशल डिलीवरी। ठीक है गोपाल जी, ओके, थोड़ा सा वापस अमेठी की तरफ लौटते हैं। ओके, थोड़ा सा विषयांतर हो गया। तो हमने अपने प्रॉमिस पूरे किए हैं। 34 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, 9 करोड़ शौचालय बना दिए, 6 करोड़ गैस कनेक्शन लगा दिए, 1.5 करोड़ डॉक्टर सुनील वापस अमेठी की तरफ आए, वापस अमेठी की तरफ आते हैं। डॉक्टर सुनील से ग्रामीण सड़कें बना रही है। डॉक्टर सुनील, अमेठी संसदीय सीट पर 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और उनमें से 16 बार कांग्रेस जीती है, सिर्फ 2 बार मात खानी पड़ी। 16 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2 बार उपचुनाव हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2 बार बीजेपी कांग्रेस को हार मिली है, 1977 में और 1998 में। आप बीजेपी और एनडीए गठबंधन, जैसा कि बार बार हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से काम हैं, स्मृति ईरानी की सक्रियता की बात तो हो रही है, उनके वहां पर जो उनके जो विजिट्स हुई हैं उनके बारे में भी तो बात हो रही है, लेकिन काम कौन से ग्राउंड पर हैं अमेठी में जिनकी बदौलत आप ये कह सकते हैं कि वहां पर एक बड़ा चेंज होने वाला है, इस बार बीजेपी के खाते में सीट आ रही है? दीपक जी, ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे कि भाई इतनी बार जब परंपरागत सीट थी, कांग्रेस की सीट थी, तो राहुल जी अमेठी की जनता को क्यों छोड़ के गए? आत्मविश्वास की कमी तो उन्हें है, उन्हें ये जवाब देना चाहिए। मगर जहां तक मैं बता दूं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो विकास की किरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रांत की विकास की, देश की विकास की, राष्ट्रीयता जिसको कि आज लोग नेगेटिव शब्द में दे रहे हैं, राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म एक बड़ा ही पॉजिटिव शब्द है, इसको लेकर के अगर चलें तो इन सब पूरे मामलों को ये नरेंद्र मोदी जी की छवि, ये उत्तर प्रदेश सरकार का सकारात्मक काम, विकासात्मक और जन कल्याणी कार्य, और इसके अगर बनाम देखें तो कांग्रेस ने अपनी छवि खुद बर्बाद की, क्योंकि कांग्रेस की जो विजय है वो नकारात्मक छवि लेके गई। कांग्रेस ने कभी भी राजनीति में सकारात्मक उपयोग नहीं किया, और महागठबंधन के नाम पर जिस तरह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ ने दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। लेकिन सर, आप कामदार बनाम नामदार की लड़ाई जंग लड़ रहे हैं,
थोड़े काम यदि आप गिना दें वहां पर जो बीजेपी सरकार ने किए अमेठी में, जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, उनका जिक्र भी अगर करें तो बेहतर होगा, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अकुश श्रीवास्तव के पास जाएंगे। अकुश श्रीवास्तव से मुझे कई सवाल पूछने हैं, वहां के समीकरणों पे, वहां के मुद्दों पे सवाल पूछने हैं, और वाकई में जो लड़ाई है ये कितनी मुश्किल, कितनी आसान है राहुल गांधी के लिए, इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है अमेठी से, और बीजेपी तो पहले से ही हमलावर है। जब से वायनाड जाने की बात कही, जब से ऐलान किया राहुल गांधी ने, तब से ही बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए हैं, अमेठी से डरकर भाग गए हैं। ऐसे में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में अमेठी अब मुश्किल हो गया है राहुल गांधी के लिए, या अभी भी कुछ गुंजाइश बची हुई है। सियासी समीकरण अभी धरातल पर कैसे हैं, इनकी हम कर रहे हैं पड़ताल। अकुश श्रीवास्तव, अमेठी मेरे पिता की कर्म भूमि है, ये प्रियंका गांधी कहती हैं जैसे ही नामांकन हुआ, और हमने आज देखा कि जिस तरह से पारिवारिक एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, संदेश साफ था। अमेठी में एक बार फिर से भावनात्मक कार्ड खेला जाना, पारिवारिक कार्ड खेला जाना, क्या भावनाओं के दम पर, क्या परिवार की दुहाई देकर, क्या राहुल गांधी ऐसे चुनाव जीतेंगे सर, या राहुल गांधी को धरातल पर कुछ दिखाना होगा कि मैंने क्या किया अमेठी के लिए? देखिए, ये बात तो सच है कि पिछले 40 सालों में सिर्फ 1.5 साल को छोड़ करके ये पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कांग्रेस के लिए समर्पित रही है, और कांग्रेस को पूरा उसको सपोर्ट रहा है। इसका दोहन कांग्रेस ने जरूर किया है, जबकि शायद उसको रिटर्न पे उतना नहीं दिया है। आज अगर अमेठी की समस्याओं को देखने जाइए तो समस्या के तौर पर वहाँ अस्पतालों का अभी भी टोटा है, अभी भी वहाँ कोई इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं है। एक इंडस्ट्री पहले कभी लगी थी जो बिरला की लगाई हुई थी, वो चल रही है, सिर्फ जो इंडो गल्फ है, उसके अलावा सब इंडस्ट्री उड़ी पड़ी हुई है, रोजगार नहीं के बराबर है। जो एक पिछले कार्यकाल के दौरान एक फैक्ट्री लगाई गई थी रेल इंजन को लेकर के, वो जरूर एक उस पर काम हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना बड़ा संसदीय क्षेत्र है और जितने सारे कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता उसमें जुड़ रहे, एक परिवार पूरा प्रधानमंत्री का परिवार, होने वाले प्रधानमंत्री का परिवार वहां जुड़ा रहा हो, तो उसकी अगर दयनीय स्थिति होती है तो आप ये सोच सकते हैं कि अनदेखा किया गया उसको। और इस अनदेखे कर्म का फायदा दूसरा किसने उठाया? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने ये तय है कि जो पिछली बार जो उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ जो 8 करोड़ उज्ज्वला योजना में है, 80,000 कनेक्शन तो सिर्फ अमेठी में दिए गए हैं। आप यकीन कर सकते हैं, और वो कोई और तो नहीं दिलाने जा रहा है। तो जो मशीनरी स्मृति ईरानी की वो कर रही है, शौचालय को लेकर के भी वहां बहुत सारा काम हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो वहां पे भी हुआ है, उसका भी एक बड़ा योगदान है। और इस तरीके से वहां जमीनी तौर पे कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और जो भावनात्मक रूप है, जो भावनात्मक है, वो अभी भी अमेठी का राहुल गांधी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जमीनी संघर्ष अगर काम करता है और साथ में कुछ और गणित काम करते हैं, अभी अमेठी में ये समझने की जरूरत होगी कि क्या समाजवादी पार्टी वहां उनको सपोर्ट दे रही है, बाकी जगह कांग्रेस और सपा बसपा का जो गठजोड़ है उससे उसकी एक तरीके से 36 के आंकड़े हैं, तो लोग कैसे उसको सपोर्ट करेंगे, लोग कैसे उसमें जाएंगे? उसी तरीके से वामपंथियों पूछ लेते हैं, भाटी जी से सवाल पूछ लेते हैं। भाटी जी, जनता क्या कंफ्यूज नहीं होगी? आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप अमेठी में तो हमारे साथ कांग्रेस के साथ रहिए और बगल की सीटों पे मत रहिए, रायबरेली में तो हमारे कांग्रेस के साथ रहिए, दूसरी सीटों पर नहीं रहिए। दूसरी सीटों पर आप बिल्कुल मुखर हैं कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और कैसे कन्विंस करेंगे सर? क्या कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं होगा? देखिए, जो अकुश श्रीवास्तव जी जो फॉर्मूला, जो पैमाना अमेठी पर लागू कर रहे हैं, अगर वही पैमाना हम वाराणसी पर भी लागू करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी की तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है वाराणसी में। उन्होंने मैं कार्यकर्ताओं के कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं सर। आरटीआई के तहत कार्यकर्ताओं कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। आरटीआई के मैं बता रहा हूं, आरटीआई के तहत सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने कौन कौन से गांव किसकी तारीख में गोद लिए और उनमें प्रधानमंत्री संसदीय निधि से कितना रुपया खर्च हुआ। जवाब आया 0। 4 गांवों में एक भी रुपया नरेंद्र मोदी जी की संसदीय निधि से खर्च नहीं हुआ, तो उनकी तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए। अब रही कार्यकर्ताओं की बात, जो आपने प्रश्न पूछा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वहां से गंगा जल पी रही थी, पर आचमन ले रही थी, कभी सोच सकते थे आप? कभी कुंभ में गए आप? अरे आप आचमन करके दिखा दें,
24 आप मेरे साथ चलिए, अगर आप आचमन करके दिखा दें। के बारे में गलत पिक्चर दे रहे हैं। अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये फर्जीवाड़ा आपका पूरा देश देख रहा है। अगर आप गंगा में कहीं भी आचमन करके दिखा दें, गुमराह करने का कहीं गंगा आचमन लायक नहीं, स्नान लायक भी नहीं है। वाराणसी जाइए, आपके प्रधानमंत्री ओवरकोट पहन के क्यों नहा रहे थे? चुनाव ओवरकोट पहनकर स्नान क्यों कर रहे थे? 24 करोड़ लोगों ने पूछा था, बीच में चिल्ला रहे हैं। ठीक है, एक एक करके, ओके, एक एक करके, एक एक करके। राजकुमार भाटी, आप विषयांतर न हो, इधर उधर की बातें ठीक है, उस पर हम कभी बहस करेंगे, उसके जवाब, इन सवाल जवाब में फंसेंगे तो लेट हो जाएगा। मेरे को आप सिर्फ ये बताइए, राजकुमार भाटी, मुझे आप सिर्फ ये बताइए, वाराणसी का जिक्र कभी और करेंगे, मुझे ये बताइए कि कार्यकर्ताओं में जो कंफ्यूजन है, कार्यकर्ताओं को कैसे आप कन्विंस करेंगे सर कि इस सीट पर कांग्रेस के साथ रहना है, इस सीट पर नहीं रहना है? ये दोनों बीजेपी समर्थकों को किस बात पे मिर्ची लगी कि चिल्लाने लगे, आपकी डिबेट को बिगाड़ रहे हैं? नहीं राजकुमार भाटी, ये गोपाल अग्रवाल ये बता दें, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री ओवरकोट पहन के क्यों? राजकुमार भाटी, मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें आप लोग। राजकुमार भाटी, मैंने सवाल पूछा है आपसे, आप मुझे जवाब दें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अगर सवाल पूछे तब आप उन्हें जवाब दीजिएगा, आप मुझे जवाब दें सर। अभी आप चुप तो करिए, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं प्लीज। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक बात पर अडिग हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देश के लिए खतरनाक हैं, देश तोड़ने वाली नीतियां हैं। ये देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, ये तानाशाही लाना चाहते हैं। इनके सांसद साक्षी महाराज ने कह दिया कि इस बार अगर बीजेपी जीत गई, अरे यार आप क्यों चिल्ला के अपना चरित्र दिखा रहे हैं, बीच बीच में चिल्लाते हैं। आपके बीच में तो हम नहीं बोले थे। ओके आपके बीच में तो हम नहीं बोले थे। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, महाराज कहते हैं अगर सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे संबोधित करते हुए अगर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं सर, आप पर 30 सेकंड आपको दे रहा हूं सर। भाटी जी 1 मिनट सुन लीजिए, अभी जो कह रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये खुद ही कंफ्यूज है। इनको ये नहीं पता कि हम वायनाड से लड़े या अमेठी से लड़े, और वहां पे वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वहां पे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आपको यही पता नहीं है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, आपको यही जानकारी नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हैं, आपको जानकारी का अभाव है, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे टीवी चैनल पे आकर बैठ जाते हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। राजकुमार भाटी, ये बिलो द बेल्ट अटैक क्यों करते हैं आप हमेशा? ये व्यक्तिगत राजकुमार जी, क्या राजकुमार जी, तर्कपूर्ण बातें करिए ना। नहीं, हम 3 तलाक के बारे में हम भी उसी जमीन का आटा खाते हैं जिसका ये खाते हैं। आपने इन्हें तो एक बार भी नहीं टोका, ये बीच में नहीं, मैं सबको टोक रहा हूं। मैंने गोपाल कृष्ण जी को कहा, मैंने बिलो द बेल्ट अटैक करने, जब कोई भी बिलो द बेल्ट अटैक करेगा मैं उसको टोकूंगा। राजकुमार भाटी, चाहे आप हो चाहे गोपाल कृष्ण हो, कोई भी हो, ये मेरे बीच में बोले, चाहे गोपाल कृष्ण अग्रवाल हो चाहे आप हो, अगर बिलो द बेल्ट अटैक करेंगे, मैंने पहले ही गुजारिश कर दी थी आप लोगों से कि बिलो द बेल्ट अटैक ना करें, लेकिन यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है। जैसी बात राजनीति की आती है तर्कों से, किसी के बीच में भी नहीं बोला। ठीक है सर, ओके, आप अपनी बारी का इंतजार करें। राजकुमार भाटी, मैं आऊंगा आपके पास। विकास गुप्ता, आप मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी ने अमेठी में ऐसे कौन से जन कल्याणकारी काम किए हैं जिनके बेसिस पर अमेठी की जनता उन्हें वोट दे? क्योंकि देखिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन है वो तो कुछ और ही कहती है। राहुल गांधी बोले थे कि 14 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलवाएंगे, उसमें से शायद एक भी नहीं खुली है। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय खुलने का वो श्रेय जरूर लेते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम विश्वविद्यालय खुलने में अगर केंद्र का सहयोग नहीं होता, स्मृति ईरानी सक्रिय नहीं होती, तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता। कलेक्टर ऑफिस तक नहीं था सर। और तो और एक बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी थी, जब मनोहर पर्रिकर इस दुनिया में थे तो उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री बने तो अमेठी के गरीबों के लिए गोवा में चर्चा की और 25,000 गरीबों की चप्पल भिजवाई थी। इसका बार बार बीजेपी जिक्र भी करती है। सर, ये हालत है अमेठी की, और आप राहुल गांधी को कहते हैं कि वहां से वोट उन्हें मिलेंगे, उनके लिए चुनौतियां नहीं है। देखिए, जो भी अगर विपक्ष में संसद अगर अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को अमेठी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपकी बात सही है कि जब तक केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा, आप जो परियोजनाएं लाना चाहते हैं अलग अलग मंत्रालयों के सहारे से, वो परियोजनाएं आप नहीं लेके आ सकते।
तो विपक्ष में रहते हुए एक सांसद का बड़ा लिमिटेड रोल रहता है। और मैं आज आपके सामने कोई लिस्ट तो लेकर के बैठा नहीं कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या दावे किए और क्या क्या काम पूरे किए अमेठी के। हो पाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट डिबेट में उसकी पूरी विवरण भी दे दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जो एक विपक्ष का नेता होता है वो खाली एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के निर्माण से बंधा हुआ नहीं होता, वो पूरे देश के विकास में जहां जहां केंद्र सरकार सर वो विकास कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करता, सर वो विकास कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करता। अमेठी जिले की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस हार गई है सर, वो कहीं तो अभी मैं कर रहा हूं अभी गोपाल सर कहीं तो रिफ्लेक्ट होता, वो विधानसभा की सीटों में रिफ्लेक्ट हो जाता, सारी सीट हार गए आप। देखिए गोपाल कृष्ण जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप एक सज्जन इंसान हैं, आप अपनी डिबेट को मर्यादा पूर्ण रखें। नहीं सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, विकास जी सवाल मेरा था। वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। नहीं अभी हाँ मेरा सवाल है सर आपसे, मैं कह रहा हूं आपने कहा कि विकास कार्य, ठीक है आपके पास लिस्ट नहीं है, ओके आपके पास लिस्ट नहीं है, ओके अग्रवाल जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा सवाल है अभी विकास से। आपने कहा आपके पास लिस्ट नहीं है, ठीक है ओके, उन्होंने काम किए भी होंगे, एक सांसद हैं तो काम तो उन्होंने किए ही होंगे। मुझे बता दीजिए वो काम कहीं रिफ्लेक्ट भी तो करने चाहिए थे ना। चारों सीट्स आप वहां की हार गए, अमेठी की विधानसभा। देखिए दीपक जी, आपके पोलस्टर्स ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी नर्वस है। आपके कुछ पोलस्टर्स भाजपा को 73 सीटों से डाउन 69 सीट दिखा रहे हैं, और बढ़िया से बढ़िया भाजपा के जो पोलस्टर्स है वो 42 सीटें दिखा रहे हैं। आपकी 73 से अगर मैं आपकी 35 का मीन मानूं तो आप 73 से घट करके 35 से इलेक्शन में होने वाले हैं। वेस्टर्न यूपी जहां ये तो प्रोजेक्शंस हैं, ये तो ओपिनियन है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं सर जो चुनाव हो चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल। हाँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए असेंबली पहली बात प्रलोभन थे और गोपाल कृष्ण अग्रवाल बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जनवरी से लेकर, सुन लीजिए ना अग्रवाल जी सवाल सुन लीजिए, जनवरी से लेकर अब तक जितने भी प्रोजेक्शंस आए हैं, चाहे वो ओपिनियन पोल्स की शक्ल में या किसी और पोल की शक्ल में, लगातार ये कहा जा रहा है कि 2014 जैसी स्थिति नहीं है, और खासकर यूपी में तो बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। इसका आप आंसर कैसे देंगे, क्योंकि हर डिबेट में ये सवाल उठा। देखिए चैलेंज, हम हर इलेक्शन को पूरी तरह से चैलेंज मानते हैं। जनता का सर आंखों पर जो वो फैसला लेते हैं हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, और इलेक्शन को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके तहत हम जनता की बात सुनते हैं, समझाते हैं अपनी बात, और उसके बाद हमारी बातों को कितना समझेगी जनता फाइनल डिसाइड करेगी। लेकिन हमने पिछले 5 साल में जिस प्रकार से काम किया है उसके प्रति हम आश्वस्त हैं। अब यह जो अरिथमेटिक जोड़ लगा रहे हैं, बसपा सपा एक साथ, पिछले बार 21% उसको मिले थे, 26 इसको मिल गए थे तो 43%, 23 और 20% थे तो 43% हो गए। उसके बाद भाजपा को 51% मिले थे। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हमें 50 से ऊपर मिले। तीसरी तरफ वो कांग्रेस एक दूसरे को, ये तो बसपा की मायावती जी खुद कह रही है कि कांग्रेस हमारे वोट काट रही है, और ये प्रियंका गांधी जी उनको खिलाफ कह रही है। ठीक है, महागठबंधन राजकुमार भाटी कोई रिएक्शन, जिसका एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा गोपाल जी कह रहे हैं कि हमने इन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किए उनके ऊपर समाज के लिए। अग्रवाल जी सुन लीजिए, भाटी जी कुछ कह रहे हैं। इनके नेता और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगने की। वो तो जाके वोट मांग रहे हैं कर्नाटक में के उसके पुलवामा के शहीदों के नाम पे हमें वोट दे दो। अरे पुलवामा में आपकी गलती की वजह से, वाराणसी से कहीं हटे नहीं, आपकी कमजोरी की वजह से 44 सैनिक हमारे शहीद हो गए, बिना युद्ध के शहीद हो गए, गाड़ी में बैठे हुए मार दिए। इसके लिए आपको दंड मिलना चाहिए या आपको वोट मिलना चाहिए? ये देश आपको दंड देगा, इसके लिए आप उसके जिम्मेदार हैं। आप उन्हें बचा नहीं पाए, आपकी कमजोरियों की वजह से वो शहीद हुए, और ये उनके ऊपर वोट मांग रहे हैं। ऑलराइट दिनेश वार्ष्णेय जी, अब आपका स्टैंड, एक क्लैरिटी, एक ब्रॉडर पिक्चर क्या आप देश की जनता के सामने रखेंगे कि पूरे देश में दरअसल आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, किसके साथ हैं? आप बार बार ये कह के कि इस स्टेट में हमारे साथ
हम इनके साथ हैं गठबंधन में, इस स्टेट में ये पार्टी सांप्रदायिक है, उस स्टेट में नहीं है, ये कहकर आप कब तक जनता को कंफ्यूज करेंगे? एक ब्रॉडर पिक्चर बता दीजिए ना सर कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और उन मुद्दों पर आपकी जो एक पॉसिबल अलायंस है वो कौन हो सकता है? दीपक जी, मैंने पहले भी बताया, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि पूरे देश में मेरे समझौते या मेरे गठबंधन की एक शक्ल होगी। ना उसको विरोधी दल कह सकते हैं, ना बीजेपी कह सकती है। आप किसी भी राज्य का उदाहरण उठा के देख लीजिए, दक्षिण का, उत्तर पूर्व का, उत्तर का। परंतु ये तय है कि भाजपा इस बार हिंदी पट्टी में ही अपनी 103 सीटों का नुकसान झेलेगी, कम से कम। बहुत नाराजगी है लोगों में, किसानों में, मजदूरों में, छात्रों में, बेरोजगारों में। बेरोजगारी बेहद बढ़ी हुई है। ये कहते हैं विकास हुआ, दिनेश जी, बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? दिनेश जी, या तो ये कह दें कि विकास जो हुआ है वो जॉबलेस ग्रोथ। दिनेश जी, अमेठी की बात कर लें। दिनेश जी, अमेठी की बात कर लेते हैं। हमारा साफ मत है कि जहां पे सीपीआई के उम्मीदवार हैं वहां उनको दो, फिर वामपंथियों को दो, और उसके बाद उन ताकतों को वोट दो जो भाजपा के सांप्रदायिकता, कांग्रेस को दो। सीधे कह दीजिए ना, कांग्रेस को दो। मेरी बात ये बता दीजिए सर, मेरी बात अपील कर रहे हैं सर। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए प्रोफेसर दिनेश, अपना वोट बैंक है और पूरे इंडिया में प्रोफेसर दिनेश मिस कॉल वाले बीजेपी की तरह 10 करोड़ मेंबर। प्रोफेसर दिनेश, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। बीजेपी अमेठी में, ठीक है, अमेठी में आपके लिए कांग्रेस अगर सांप्रदायिक नहीं है तो, अगर अमेठी में कांग्रेस आपके लिए सांप्रदायिक नहीं है तो बीजेपी एक बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, वो है वंशवाद का। जिस तरह से हमने देखा परिवारवाद का, वंशवाद का, उसकी झलक हमने आज देखी भी। तो आप कह दीजिए कि आप वंशवाद के समर्थक हैं अमेठी में, कांग्रेस के सपोर्ट के उसका? देखिए ना हम इस टर्मिनोलॉजी में बात ही नहीं करते कम्युनिस्ट नेता और कम्युनिस्ट पार्टियां वंशवाद। राजनीति है, प्रजातंत्र में हर एक को अधिकार है राजनीति में आने का। बीजेपी में भी वो वंशवाद है जो और जगह है। इनके यहाँ कितने बेटे बहू दामाद लड़ रहे हैं, जरा गिन के उठाई के देखिए बीजेपी वालों की लिस्ट। 45 कैंडिडेट ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा। हाँ, बिल्कुल वंशवाद हर जगह है सर। मैं इससे मना ही नहीं कर रहा हूँ सर। बीजेपी में भी है वंशवाद, कांग्रेस में भी है, लेकिन हर पार्टी में वंशवाद है। इसका मतलब ये तो नहीं है सर कि आप सपोर्ट करेंगे, आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते? ये बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टीज का खेल है। ये उन पॉलिटिकल पार्टीज का खेल है जो पैसे की राजनीति करते हैं। बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टीज का खेल है। वामपंथियों में तो ये होता ही नहीं। आकुश श्रीवास्तव बेटा, हमारे यहाँ तो ये आपको स्ट्रगल से इमर्ज करना है। आकुश श्रीवास्तव जानते कि कन्हैया कुमार स्ट्रगल से इमर्ज किया है। सब जानते कि कन्हैया कुमार स्ट्रगल से इमर्ज किया है। सब जानते हैं वेनाट का हमारा कैंडिडेट पीपी सुनील स्ट्रगल से इमर्ज किया है। हमारे कैंडिडेट को संघर्ष से ऊपर गैंग वाले लोग। आकुश श्रीवास्तव वाड्रा, अभी परिवार का जिक्र आया, रॉबर्ट वाड्रा का रैली में साथ आना कांग्रेस के लिए, भले ही कांग्रेस कह रही है कि कोई भी आ सकता है, बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस ने एक तरह से ये दरकिनार कर दिया इस आरोप को कि वाड्रा परिवार पर या रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप लगे थे, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस को ये एक मुद्दा है ही नहीं। रॉबर्ट वाड्रा पर लगे हुए परिवार जो आरोप हैं वो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या हम इस तस्वीर से इसके ये मायने निकालें? नहीं, इस आज की जो दृश्य था उसका मायने बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस चाहती है कि हेड ऑन लिया जाए उस पे। रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरीके से आगे रखा गया, रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरीके से आगे बढ़ करके लगाया गया, उनके बच्चों को लगाया गया, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जिस तरीके से आप आरोप लगाएंगे हम उसी तरीके से हिम्मत के साथ आगे आएंगे। लेकिन क्या देश की जनता भी स्वीकार करेगी? आप तो कोई भी, ये बहुत सामान्य सी स्थिति किसी भी परिवार में होगा कि अगर कोई किसी परिवार का एक सदस्य के ऊपर कोई, चाहे वो फ्रॉड ही करता रहा हो, तो उसको बचाने वाले परिवार वाले आएंगे। लेकिन वो बड़ी जिगरे की बात होती है कि नहीं तुम गलत काम करते हो, किनारे हो जाओ। कांग्रेस इस समय ये दिखाना चाहती है कि नहीं, हम इनके साथ हैं, और रॉबर्ट वाड्रा ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस परिवार के हिस्से हैं और इनके हम अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। वो एक स्थिति दिखाने की और हेड ऑन है ये। और जो आपने शुरुआत में कहा था, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो आपने शुरुआत में कहा था कि नेहरू गांधी परिवार की एक भावी पीढ़ी भी शायद कांग्रेस आज दिखाना चाह रही थी। सुनील श्रीवास्तव, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। जी सुनील सिंह।
देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से राजकुमार भाटी जी और सीपीआई के हमारे मित्र कह रहे थे, ये वोटरों की राजनीतिक ठेकेदारी कब तक करेंगे? वोटरों को क्या समझते हैं? आप देखें तो कन्हैया कुमार का बेगूसराय में स्टेटमेंट आता है कि बेगूसराय में सीपीआई को वोट दो, आरा में माले को वोट दो, अमुक जगह पर महागठबंधन को वोट दो, वहां पप्पू यादव को वोट दो, अन्य जगह महागठबंधन को वोट दो। अरे वोटर को क्या समझे हैं? वो बुआ बबुआ कहते हैं अमेठी में, रायबरेली में कांग्रेस को वोट दो, बाकी जगह हमको वोट दो। अरे ये जो खिचड़ी बना करके ये क्या शो करना चाहते हैं? जनता को, वोटरों को ये ठेकेदार बने फिरते हैं। हमें लगता है कि लोकतंत्र में जनता इस बार इन लोगों को करारा जवाब देगी कि जनता को जनता समझे, वोटर को एक जिनिस और एक कमोटी न समझे। सीटें अपनी छोड़ी हैं, भाजपा ने अपनी 5 सीटें आपको छोड़ी हैं। भाजपा पिछली बार से कम सीटें लड़ रही है। ओके, ये बहस होगा और आगे बढ़ सकती है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। इस पर हम चर्चा कभी और करेंगे जो दूसरे मुद्दे छूट गए। फिलहाल हमने अमेठी पर आज फोकस रखने की कोशिश की और इसी बीच हमारे पास कड़क सवाल का जवाब भी आ गया है। और कड़क सवाल था कि क्या राहुल के लिए अमेठी में चुनाव जीतना आसान होगा? देख लेते हैं इसमें जनता क्या कह रही है। 20% जनता यह कहती है कि आसान होगा अमेठी में राहुल के लिए, जबकि 80% जनता कहती है कि नहीं, अमेठी की राह राहुल के लिए आसान नहीं है। और ये थी जनता की राय। अब इसी के साथ डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच। जितना बड़ा संसदीय क्षेत्र है और जितने सारे कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता उसमें जुड़ रहे, एक परिवार पूरा प्रधानमंत्री का परिवार, होने वाले प्रधानमंत्री का परिवार वहां जुड़ा रहा हो, तो उसकी अगर दयनीय स्थिति होती है तो आप ये सोच सकते हैं कि अनदेखा किया गया उसको। और इस अनदेखे कर्म का फायदा दूसरा किसने उठाया? स्मृति ईरानी ने। बहुत बहुत बधाई अकुश श्रीवास्तव आपको डायलॉग ऑफ द डे के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल के सामने चुनौतियां हजार हैं, कांग्रेस माने या ना माने, धड़कनें पूरी पार्टी की बढ़ी हुई हैं। अमेठी में इस बार की जंग आर पार की होने जा रही है और अमेठी सिर्फ एक संसदीय सीट नहीं रह गई है, बल्कि ये हो गई है 2019 का असली इम्तिहान। और कौन होगा इस इम्तिहान में पास, ये बताएगी अमेठी की जनता। फिलहाल देश की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, विकास गुप्ता, राजकुमार भाटी, डॉक्टर सुनील सिंह, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, अकुश श्रीवास्तव, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया और देश की जनता का भी शुक्रिया देश की बात देखने के लिए। थैंक यू सो मच।